आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉमर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस लिए गए हैं प्रीवियस पेपर से और ये क्वेश्चंस महत्वपूर्ण उन सभी एग्जाम्स के लिए जिनमें कॉमर्स के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। खास तौर पे पीजीटी कॉमर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के एग्जाम के लिए ये पूरी सीरीज ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज का जो वीडियो है ये इस सीरीज का 40वां वीडियो है और इसमें हम 900 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि 1000 क्वेश्चंस इस सीरीज में पूरे आएंगे, हो सकता है उससे ज़्यादा भी चले जाएं। इस सीरीज के जितने भी क्वेश्चंस हैं ये बाईलिंगुअल हैं और इनकी कंप्लीट पीडीएफ 1000 एमसीक्यूज की मैं जिस दिन 1000 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे मेरे वीडियो एनालिसिस के माध्यम से, उस दिन मैं इनकी कंप्लीट पीडीएफ 1000 क्वेश्चंस की आपको प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप में आपको साथ साथ मिल जाएगी और इंडिविजुअल हर वीडियो की पीडीएफ में डाल देता हूं ग्रुप में, वो वीडियो के साथ ही डल जाती है। कंप्लीट क्वेश्चंस की पीडीएफ इकट्ठी डाल दी जाएगी। इसके बाद प्रोबेबली 4 वीडियोस और बनेंगे। उसके बाद 1000 क्वेश्चन कंप्लीट होते ही आपको वहां से पीडीएफ मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको नीचे ही मिल जाएगा और वो बीडी कॉमर्स नाम से ही टेलीग्राम ग्रुप है, आप ऐसे भी ढूंढ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू हुआ? गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन डी, 1 जुलाई 1987। दरअसल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये पार्लियामेंट ने इनेक्ट कर दिया था 1986 में ही, यानी कि ये एक्ट तो बन गया था 1986 में ही, लेकिन ये फोर्स में आया 1 जुलाई 1987 से कंप्लीटली। करंट में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, सीपीए शॉर्ट में बोलते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कोपरा भी कहीं कहीं बोल देते हैं, ये भी आपको लिखा मिल जाएगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को ही बोला जाता है। करंट में है 2019 नाम से एक्ट और ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ये फोर्स में आया है पूरे भारत में 20 जुलाई 2020 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कंज्यूमर एंटाइटल नहीं है इनमें से किसके? मतलब कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जिसका उपभोक्ता हकदार नहीं है गिवन ऑप्शंस में से? गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन डी, बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम लॉस कॉज्ड ड्यू टू फॉल्टी यूज ऑफ प्रोडक्ट। देखिए, कंज्यूमर को हक है पूरी तरह से संरक्षित होने का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। ये सारे हक हैं उसको जो ऑप्शन ए से लेकर सी तक दिए हैं, बट किसी कंज्यूमर को उस समय कोई प्रोटेक्शन प्राप्त नहीं हो पाएगी अगर वो प्रोडक्ट का जानबूझ करके फॉल्टी यूज करता है। फॉल्टी यूज का मतलब है कि किसी प्रोडक्ट की जो गाइडलाइन प्रोड्यूसर ने दी है या जो कॉमन और जनरल कंसेप्ट है उसके यूसेज का, उससे अलग हटके मनमाने तरीके से गलत तरीके से उसका यूज करता है और उसके बाद उसको कोई नुकसान होता है, तो फिर उसको इस एक्ट के तहत कोई राहत नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा कंज्यूमर राइट प्रोवाइड किया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत? कौन सा अधिकार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में दिया गया है उसको बताना है। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत दिया गया एक राइट है, जो 6 राइट मेजर दिए गए हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो 6 राइट दिए गए हैं उनमें पहला राइट है राइट टू प्रोटेक्शन या राइट टू सेफ्टी, राइट टू सेफ्टी। अगला राइट है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। नेक्स्ट राइट है राइट टू चूज। नेक्स्ट राइट है राइट टू बी हर्ड, सुना जाने का अधिकार। नेक्स्ट राइट है राइट टू सीक रेड्रेसल, उपचार प्राप्त करने का अधिकार। नेक्स्ट राइट है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन या कंज्यूमर अवेयरनेस। एक कंज्यूमर को राइट है कि उसको अवेयर किया जाए, अवेयरनेस।
या कंज्यूमर एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISI एक क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क है जो यूज किया जाता है इनमें से कौन से प्रोडक्ट के केस में? तो गिवन ऑप्शन में से सही जवाब है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, बिजली के उपकरण। दरअसल ISI एक ऐसा मार्क है जो किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को सर्टिफाई करता है कि ये सामान क्वालिटी का है। ये मार्क प्रोवाइड किया जाता है BIS के द्वारा। BIS है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये एक संस्था है जो भारत में स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट बने इस बात को इंश्योर करती है, इसके लिए क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क प्रोवाइड कराती है। ये संस्था ISI का जो सर्टिफिकेशन देती है ये बहुत सारे प्रोडक्ट में अप्लाई होता है और मेजर जो प्रोडक्ट हैं जिन पे ISI अप्लाई होता है उसमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आते हैं, स्विचेज आते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स, वायरिंग केबल, किचन अप्लायंसेस, LPG वाल्व्स, LPG सिलेंडर्स, ऑटोमोटिव टायर्स, ये सब सामान इसमें आते हैं। नेक्स्ट है, कंज्यूमर डे ऑब्जर्व किया जाता है कब? उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन डी, 15 मार्च को। 15 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड कंज्यूमर डे, यानी कि वर्ल्ड लेवल पे जो कंज्यूमर डे मनाया जाता है वो हर वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। ये 15 मार्च को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, भूतपूर्व प्रेसिडेंट जॉन F कैनेडी, उन्होंने एक स्पेशल मैसेज सेंड किया था US कांग्रेस को 15 मार्च 1962 को, जो कि कंज्यूमर के राइट से रिलेटेड था, कंज्यूमर के प्रोटेक्शन से रिलेटेड था। उसी की याद में 15 मार्च को हर वर्ष वर्ल्ड कंज्यूमर डे मनाया जाता है। और भारत में नेशनल लेवल पे भी कंज्यूमर डे मनाया जाता है। भारत में मनाया जाता है हर वर्ष कंज्यूमर डे 24 दिसंबर को, 24 दिसंबर को। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट, इनमें से कौन सा राइट रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत? कौन सा ऐसा राइट है जो CPA के तहत नहीं मिला है एक कंज्यूमर को? गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, राइट टू प्रोटेस्ट। ऐसा इस नाम से कोई राइट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नहीं मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम लिमिट टू फाइल कंप्लेन अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत क्या टाइम लिमिट है जिसके दौरान कोई उपभोक्ता, अगर उसके साथ कोई चीटिंग हुई है, अगर उसके साथ कोई ठगी हुई है, तो कितने अवधि के दौरान वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है? गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 ईयर्स, 2 वर्ष की ये अवधि है जिसके दौरान एक कंज्यूमर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। नेक्स्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट फोर्स में कब आया? गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन ए, अप्रैल 1987। इससे पहले हमने इसी आज के ही वीडियो में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट फोर्स में कब आया, वहां पे इसका जवाब बताया, जुलाई 1987। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। उसका कारण क्या है, वहां पे वही ऑप्शन सही था, यहाँ पे यह ऑप्शन सही है। और इसका कारण क्या है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है, इसको प्रेसिडेंट की यानी कि राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई थी 24 दिसंबर 1986 को। इसलिए 24 दिसंबर 1986 को ये एक्ट बन चुका था, इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई थी। इसके बाद इस एक्ट के 3 चैप्टर, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 4, ये चैप्टर फोर्स में आ गए थे, लागू हो गए थे 15 अप्रैल 1987 को, 15 अप्रैल 1987 को। इसके बाद इसका एक थर्ड चैप्टर जो कि अप्लाई नहीं हुआ था 15 अप्रैल को, वो भी लागू हो गया था 1 जुलाई 1987 से।
यानी कि 1 जुलाई 1987 से ये एक्ट पूरी तरह से अस्तित्व में आ गया था, लागू हो गया था, एनफोर्स हो गया था। तो ये तीनों महत्वपूर्ण तिथियां हैं अपने आप में। 1986 में ये एक्ट बन चुका था, 15 अप्रैल 1987 को इसके 3 चैप्टर लागू हो चुके थे, और तीसरा चैप्टर जो था 1, 2, 4 पहले अप्लाई हुए थे, थर्ड चैप्टर जो था वो सबसे लास्ट में 1 जुलाई 87 से लागू हुआ। तो इस 1 जुलाई 87 से पूरे भारतवर्ष में ये एक्ट लागू हो गया था। हालांकि करंट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 एप्लीकेबल है, फिर भी ये जानकारी भी हमें चाहिए, क्योंकि इस जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो भी एग्जाम्स में आ ही सकते हैं, इसलिए इनकी जानकारी भी रखनी चाहिए। नेक्स्ट है द नीड टू रियलाइज व्हाट वी आर इन टू डेवलप टू द फुलेस्ट पोटेंशियल रेफर्स एज। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इस बात को रियलाइज करना, महसूस करना, इस आवश्यकता को कि हम क्या हैं और पूरी क्षमता तक अपना विकास करने की आवश्यकता, कौन सी आवश्यकता है गिवन ऑप्शंस में से। दरअसल ये मोटिवेशन का टॉपिक है जिसमें नीड हायरार्की थ्योरी से ये क्वेश्चन है। तो आपको पहचान करना है कौन सी नीड ऐसी है जो इसको रिलेट करती है। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्म प्राप्ति की आवश्यकता। ये जो मास्लो ने 5 नीड दिए हैं उनमें से सबसे टॉप नीड है, सबसे लास्ट वाली नीड है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। नेक्स्ट है प्रोफेसर एल्टन मेयो को राइटली कैटेगराइज किया जा सकता है इनमें से किस रूप में। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, बिहेवियरल साइंटिस्ट के तौर पे हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं, एक व्यवहार वैज्ञानिक के तौर पे, क्योंकि प्रोफेसर एल्टन मायो ने जो अपनी स्टडी की थी उसमें ह्यूमन बिहेवियर को उन्होंने स्टडी किया था। नेक्स्ट है डैश वाज प्रोपाउंडेड बाय प्रोफेसर विलियम ऑची। तो इसमें हमें यह बताना है कौन सा सिद्धांत, कौन सी थ्योरी ऐसी है जो प्रोफेसर विलियम ऑची ने जिसका प्रतिपादन किया था, जिसका आविष्कार किया था। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, थ्योरी जेड। थ्योरी जेड अप्रोच या थ्योरी जेड के नाम से जो सिद्धांत है वो दिया गया प्रोफेसर विलियम ऑची के द्वारा। थ्योरी जेड एम्प्लॉय लॉयल्टी को बढ़ाने का काम करती है कंपनी के प्रति, और एम्प्लॉय को जॉब फॉर लाइफ प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती है। थ्योरी जेड जब किसी संस्था में अप्लाई होती है तो इसका मतलब ये होता है कि वहां पे मैनेजर और जो एम्प्लॉयज होते हैं सभी वो आपस में रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं। मैनेजमेंट पार्टिसिपेटिव टाइप का होता है, एम्प्लॉयमेंट लॉन्ग रन का होता है। नेक्स्ट है किसने प्रोपाउंड किया टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की टू फैक्टर थ्योरी किसने दी, इसमें यह बताना है। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने। हर्जबर्ग की हाइजीन थ्योरी के नाम से भी इस थ्योरी को जाना जाता है। इसमें उन्होंने टू फैक्टर थ्योरी दी हर्जबर्ग ने। मोटिवेशन और हाइजीन थ्योरी, इसको डुअल फैक्टर थ्योरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल नीड, उच्च कोटि की नीड है एज पर प्रोफेसर अब्राहम मास्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी के मुताबिक। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो नीड है उसको उच्चतम स्तर की आवश्यकता बताया गया है अब्राहम मास्लो के द्वारा। दरअसल इनकी जो 5 नीड्स हैं उनमें सबसे पहली श्रेणी की सबसे पहली नीड जो सीक्वेंस में आती है उसको फिजियोलॉजिकल नीड, और फिजियोलॉजिकल नीड को बेसिक नीड भी कहा जाता है। ये सबसे पहले टाइप की नीड है। इसके बाद जब किसी की ये नीड सेटिस्फाई हो जाती है तो सेकंड नीड उसकी आ जाती है, और सेकंड नीड जो है उसको सेफ्टी नीड कहा जाता है, सुरक्षा की आवश्यकता। इसके बाद जब किसी की सुरक्षा की आवश्यकता भी पूरी हो जाती है तो उसको मोटिवेट करने के लिए सोशल नीड को बिलोंगिंगनेस नीड भी कहा जाता है, ये तीसरी आवश्यकता है। इसके बाद जब ये नीड भी पूरी हो जाती है तो इसके बाद बारी आती है एस्टीम नीड। एस्टीम नीड की जो आवश्यकता है जब ये पूरी हो जाती है, फोर्थ नीड है, तो लास्ट में 5वीं नीड जो रहती है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, एग्जाम्पल है किसका। गिवन ऑप्शन में से सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रोसेस थ्योरी। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी प्रोसेस थ्योरी का एक एग्जाम्पल है। दरअसल जो थ्योरीज होती हैं मोटिवेशन की वो नीड थ्योरीज होती हैं, कुछ नीड बेस्ड थ्योरी, कुछ प्रोसेस थ्योरीज होती हैं। प्रोसेस थ्योरीज वो थ्योरी होती हैं जो बेस्ड होती हैं किसी साइकोलॉजिकल या बिहेवियरल प्रोसेस के आधार पे। इस प्रोसेस थ्योरी में जो बाकी नीड्स आ जाती हैं
उसमें एक्सपेक्टेंसी थ्योरी तो है ही, इसके अलावा इक्विटी थ्योरी, गोल सेटिंग थ्योरी, रीइंफोर्समेंट थ्योरी, ये मोटिवेशन की थ्योरीज आती हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू अब्राहम मास्लो। अब्राहम मास्लो के अनुसार मोस्ट एलिवेटेड टाइप ऑफ नीड, सबसे उच्च कोटि की नीड कौन सी है? हालांकि ये आ ही चुका है पहले क्वेश्चन 2 बार, रिपीटेडली एग्जामिनेशंस में भी आता रहता है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। नेक्स्ट है व्हाट 3 वर्ड्स डिफाइन मोटिवेशन। कौन से 3 वर्ड ऐसे हैं जो मोटिवेशन को डिफाइन करते हैं? गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, इंटेंसिटी, डायरेक्शन और परसिस्टेंस। ये तीनों ऐसे वर्ड हैं जो मोटिवेशन को डिफाइन करने का काम करते हैं। दरअसल ये तीनों वर्ड अपने आप में मोटिवेशन को बताते हैं। इंटेंसिटी का मतलब होता है हार्ड वर्क और डेडिकेशन। डायरेक्शन का मतलब होता है गोल या ऑब्जेक्टिव्स की दिशा में काम करते रहना। और परसिस्टेंस का मतलब होता है कि लगातार एफर्ट करते रहना जब तक कि ऑब्जेक्टिव अचीव ना हो जाए। नेक्स्ट है 889 क्वेश्चन, इन ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी वैलेंस मीन्स। विक्टर ब्रूम की थ्योरी है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, इसमें जो वैलेंस है इसका क्या मतलब है यह बताना है इसमें। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए, वैलेंस का मतलब है स्ट्रेंथ ऑफ एन इंडिविजुअल प्रेफरेंस फॉर ए पर्टिकुलर आउटकम। एक निश्चित आउटकम प्राप्त करने के लिए, रिजल्ट प्राप्त करने के लिए स्ट्रेंथ एक व्यक्ति का, ये वैलेंस को बताता है। दरअसल जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है विक्टर ब्रूम की, उसके 3 कंपोनेंट हैं, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटलिटी और वैलेंस। जो एक्सपेक्टेंसी है यह बताता है, ये एक बिलीफ एक व्यक्ति का कि उसका जो एफर्ट है उससे डिजायर्ड गोल जो है वो प्राप्त हो जाएंगे, इसके प्रति वो एक्सपेक्टेशन रखता है। इंस्ट्रूमेंटलिटी का मतलब होता है उस व्यक्ति का ये बिलीफ कि अगर वो उस गोल को प्राप्त कर लेगा, ऑब्जेक्टिव को जिसके लिए वो काम कर रहा है, तो उसको एक रिवार्ड मिलेगा। और वैलेंस का मतलब होता है एक व्यक्ति का वैल्यू कि जो पर्टिकुलर रिवार्ड उसको मिलेगा वो उसके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट है द टेक्निक ऑफ कैरेट एंड स्टिक यूज्ड फॉर। अब कैरेट एंड स्टिक की जो टेक्निक है वो यूज की जाती है इनमें से किसके लिए? गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, मोटिवेटिंग, किसी व्यक्ति को मोटिवेट करने के लिए। दरअसल ये भी मोटिवेशन की थ्योरीज हैं, ये ट्रेडिशनल थ्योरीज कही जाती है मोटिवेशन की। इनमें से कैरेट एंड स्टिक थ्योरी जो है ये ऐसी थ्योरी है जिसमें ये कहा जाता है कि किसी व्यक्ति को मोटिवेट करने के लिए आपको कैरेट और स्टिक दोनों की जरूरत है। कैरेट का मतलब यहाँ पे रिवार्ड से है और स्टिक का मतलब पनिशमेंट से है। अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको रिवार्ड यानी कि कैरेट, अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम नहीं करता है तो उसको स्टिक यानी कि उसको पनिशमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट है किसने डेवलप किया थ्योरी जेड ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की थ्योरी जेड? तो ये भी इसमें से ऑलरेडी आ ही चुका है, सही जवाब है ऑप्शन बी, विलियम जी आउची। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू डैश एम्प्लॉइज लव वर्क एज प्ले और रेस्ट। इसमें से कौन सी थ्योरी के अनुसार यह कहा गया है कि जो एम्प्लॉइज है वो काम करना उतना ही पसंद करते हैं जैसे कि वो खेलना और आराम करना पसंद करते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, वाई थ्योरी। वाई थ्योरी जो है, दरअसल वाई थ्योरी और एक्स थ्योरी एक ही थिंकर ने दी है। उनका एक्स थ्योरी पूरी तरह से नेगेटिव अप्रोच में है और वाई थ्योरी उन्हीं का पॉजिटिव अप्रोच में है। जो फिलोसफर हैं जिन्होंने एक्स एंड वाई थ्योरी दी है उनका नाम है मैक ग्रेगर। नेक्स्ट है विच स्टेप इन मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी डील्स विद अचीविंग वंस पोटेंशियल। कौन सा स्टेप है मास्लो का नीड थ्योरी में जो कि डील करता है एक व्यक्ति के पोटेंशियल को, एक व्यक्ति की क्षमता को अचीव करने को? तो गिवन ऑप्शन है ऑप्शन ए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। फिर से वही क्वेश्चन, दरअसल बार बार आप ये देखेंगे ये सारे क्वेश्चन रिपीटेडली एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो कौन सा क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है, जो क्वेश्चन जितने बार रिवाइज हो रहा है वो उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मास्लोज थ्योरी थर्ड नीड इन हायरार्की ऑफ 5 नीड। 5 नीड की जो हायरार्की है, दरअसल मास्लो की जो नीड है उनकी एक हायरार्की है, एक क्रम है, उनका अनुक्रम है कि एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, उसको क्रम में ही याद रखना पड़ता है क्योंकि उनकी जो थ्योरी बेस्ड ही क्रम पे है, ऑर्डर पे है कि सबसे पहले व्यक्ति की ये नीड होती है और इससे मोटिवेट कर सकते हैं हम। तो इसी तरीके से जो तीसरी वाली नीड है
उसकी पहचान करनी है। सही जवाब है ऑप्शन बी, सोशल नीड तीसरे नंबर पे आते हैं। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड, बेसिक नीड या फिजियोलॉजिकल एक ही बात है। सेकंड नंबर पे आती है सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स, तीसरे नंबर पे आती हैं सोशल नीड, चौथे नंबर पे एस्टीम नीड और पांचवें नंबर पे आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड। नेक्स्ट है मैकग्रेगर ने प्रोपाउंड किया क्या? तो अब यहाँ पे मैकग्रेगर ने कौन सी थ्योरी दी है यह बताना है। गिवन ऑप्शन में सही जवाब अभी बोल ही चुके थे कुछ देर पहले, ऑप्शन सी थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई देने वाले हैं मैकग्रेगर। नेक्स्ट है व्रूम की जो थ्योरी है मोटिवेशन की, वो कहती है कि मोटिवेशन रिजल्ट है इनमें से किसका? तो गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन सी, वैलेंस इनटू एक्सपेक्टेंसी। दरअसल क्योंकि इन सबके जवाब के रूप में, इन सबके रिजल्ट के रूप में आता है मोटिवेशन। विक्टर ब्रूम की थ्योरी में जो तीन इसमें इन्होंने इंस्ट्रूमेंट बताए हैं, एलिमेंट्स बताए हैं, उसको वैलेंस इनटू एक्सपेक्टेंसी और इसी के साथ साथ हम इनटू कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंटलिटी को भी। तो ये इसका सही जवाब हो जाता है, ये भी सही जवाब है और कोई ऑप्शन ऐसा था नहीं। वैलेंस इनटू एक्सपेक्टेंसी इनटू इंस्ट्रूमेंटलिटी इस नाम से भी मिलेगा और इन दोनों के नाम से भी। नेक्स्ट है ईआरजी, एग्जिस्टेंस रिलेटेडनेस ग्रोथ नीड थ्योरी है ये मोटिवेशन की, ईआरजी थ्योरी नाम से जानी जाती है। बतानी है कि ये थ्योरी देने वाले कौन है, इसके थिंकर का नाम बताना है। सही जवाब है ऑप्शन सी, एल्डरफर। एल्डरफर ने ईआरजी थ्योरी दी है मोटिवेशन की, जो कि अब्राहम मास्लो की नीड थ्योरी की तरह एक नीड थ्योरी है और ये नीड्स को तीन हिस्सों में बांटती है। जैसे जो अब्राहम मास्लो हैं उन्होंने 5 नीड बताई हैं, इन्होंने 3 तरह की नीड बताई हैं, एग्जिस्टेंस की नीड, रिलेटेडनेस की नीड और ग्रोथ नीड। नेक्स्ट है एक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दैट इज कंसर्न विद द बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन इन द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन टर्म्ड एज। ये कौन सी थ्योरी है जो हमें ये बताती है, जो कंसर्न है इस बात से कि जो बेनिफिशियल इफेक्ट है इंट्रिंसिक मोटिवेशन का, आंतरिक अभिप्रेरणा का, और जो बाह्य अभिप्रेरणा होती है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, उसके हार्मफुल इफेक्ट को बताती है। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। नेक्स्ट है हु प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ हायरार्की ऑफ नीड। हायरार्की ऑफ नीड का जो कॉन्सेप्ट है वो देने वाले कौन है? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, ए एच मास्लो, अब्राहम मास्लो। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी मोटिवेशन की देने वाले कौन है, किसका नाम है? सही जवाब ये बताना है। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, वी ब्रूम या विक्टर ब्रूम। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियोस प्राप्त करने के लिए। इसके अलावा आप अपनी क्वेरी भी पुट कर सकते हैं, मैं उन क्वेरीज को अपने अगले आने वाले वीडियोस में पूरी तरह से शामिल करने की कोशिश करता हूं। और जवाब अगर कुछ लेट हो जाता है तो अलग बात है, लेकिन जवाब देता जरूर हूँ। आपकी जो क्वेरीज के उनके जवाब जरूर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।